दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड। दिसंबर की सर्द हवाएं बेखौफ सी बह रही थीं, मानो जिंदगी जीने का शऊर सिखा रही हूँ। हवाओं की बेबाकी में न जाने क्यों नाराजगी घुली हुई थी, या शायद मेरा मन ही कुछ अशांत था। शाम के 7 बजे होंगे। सर्दी के दिन भी अजीब होते हैं ना, न जाने क्यों स्याह रंग से इन्हें इतना लगाव क्यों होता है। शाम आज भी रात की चादर ओढ़े आई थी। जैसे जैसे शाम गहराने लगती थी, मन उदास होने लगता था। 3 BHK अपार्टमेंट में मैं सभी चीज़ों से उकताकर बालकनी की रेलिंग से बाहर टिकाए अपने ही ख्यालों में खोया था। सारा शहर जगमगा रहा था। ऊंचाइयों की यही तो खास बात होती है ना, कि तभी मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया तो मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर ठंड के हर एक कतरे को महसूस करने लगा था। जहन में अजीब सी बेचैनी हुई तो मैं लिविंग एरिया में आ गया। शेल्फ में सजे हुए अवार्ड्स और बेहद करीने से लगाए हुए फ्रेम्ड सर्टिफिकेट्स कांच के उस पार से झांक ही रहे थे कि नज़र उनमें लिखे हुए अक्षरों पर गई। बेस्ट लॉयर ऑफ द ईयर, आभाष दीक्षित। मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती थी इन अक्षरों को पढ़कर, मानो ये सर्टिफिकेट्स चीख चीख कर कह रहे हों, इतनी कामयाबी के बाद भी तुम खुश क्यों नहीं नजर आते हो। कभी शांत मन से खुद से सवाल भी नहीं पूछा था कि मैं क्या चाहता हूँ। बचपन से माता पिता का सपना मुझ पर उस कदर हावी हो गया था कि खुद की खुशी कहीं अंतर मन में ही दफना दी थी मैंने। महाराष्ट्र के वन ऑफ द फेमस लॉयर्स में मेरी गिनती ज़रूर होती थी, मगर मैंने ये सब कभी चाहा भी था या नहीं, मुझे खुद भी कहाँ पता था। इतनी कामयाबी के बाद भी दिल को संतुष्टि कहाँ मिलती थी। उदास मन लिए मैं अपने कमरे में आ गया। दिल की क्या ख्वाहिश थी ये तो पता नहीं, लेकिन मन में जब बेचैनी होती थी तो मैं अपना वॉर्डरोब की सेटिंग करने लगता था। उस दिन अलमारी खोली ही थी कि कपड़ों का ढेर मेरे कदमों में आ गिरा। उन्हें सही करने की कोशिश में मगन ही था कि कपड़ों के बीच से सुर्ख लाल रंग की डायरी मिली, मानो बरसों से इंतजार में थी मेरी आंखों के किनारों से 2 बूंदें छलक आई थी। तुम ना राइटर बनना, कितना अच्छा लिखते हो। ये लाइंस आज भी कानों में गूंजती थी मेरे। रागिनी मुझको अक्सर कहा करती थी। अतीत की यादें कुरेदते हुए मन उन दिनों पहुंच गया जब हम स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी वो। मेरी हर बात को बड़े गौर से सुना करती थी, सबसे ज़्यादा तो मेरी लिखी हुई नज़में और कविताएं। मेरा जुनून देखकर वो हमेशा मुझसे कहती थी, आभाष, डोंट टेक इट एज अ जोक, तुम अपने इस इल्म को निखारना ज़रूर। उन दिनों मैं भी अपनी ही इस कला में मशगूल रहता था। एक रोज़ मेरे स्कूल बैग में वो कोई बुक ढूंढ रही थी और उसे मेरी डायरी मिल गई। चिढ़ाते हुए बोली, ओहो शायर साहब, आपके इस हुनर से तो हम बेखबर ही थे। तब से मैं उसे अपनी हर लिखी हुई कविता सुनाया करता था। रागिनी को पेंटिंग्स का बड़ा शौक था। खिले हुए रंगों और पेंट ब्रश से उसकी गहरी दोस्ती थी। पहले तो अपनी आर्ट बुक में न जाने कितने रंग बिखेर कर कहती थी, रंगों की यही तो खास बात होती है, जो रंग पसंद आए वो रंग बिखेर दो। कैनवस के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में भी खुशियों की रंगों की कमी नहीं थी। मुझे लगता था अब तो वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गई होगी। उसकी हर बात यही कहती थी कि खुद की खुशियों को महत्व देना कोई गलत बात नहीं होती। खुद से प्यार करती थी वो, तभी ना जाने क्यों मुझे भी बेहद अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं अब कहाँ होगी। करीब 10 सालों से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। आखिरी बार जब बात हुई थी तो वो बैचलर्स कर रही थी फाइन आर्ट्स में। अब तो ना जाने कहाँ होगी। उसे पसंद करता था, उसे सब बताना भी चाहता था, लेकिन करियर की इस होड़ में, कामयाब बनने की चाह में सब बहुत पीछे छोड़ आया था। कविताएं लिखना भी छोड़ दिया था। शायद यही वजह थी कि कानून की दुनिया में इतने ऊंचे ओहदे पर भी वो खुशी कहाँ मिलती थी जो उन दिनों कागज कलम के साथ मिलती थी। खुद पर गुस्सा आता था कि क्यों मैंने राइटिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया, पर उन दिनों समाज और घर वालों से लड़ने की ना हिम्मत थी और ना ही इतना ज्ञान। तब तो यही कहते थे सब कि पढ़ने में अच्छे हो तो डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बनने की तैयारी करो। मैंने अपने दिल में लेखक बनने की पल रही ख्वाहिश को न जाने कहाँ दफना दिया था। कुर्सी पर बैठे बैठे ख्यालों के बीच न जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला।
अगले दिन रविवार की दोपहर ढेर सारा सन्नाटा साथ लाई थी। एक दोस्त से रागिनी के बारे में पूछा था तो उसका मैसेज आया। आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी उसने, काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हो गई थी वो। आज शाम 5 बजे ही थी, तफाक से सेम सिटी भी थी। मैंने मिलने का सोचा ही था तो एक क्लाइंट का फ़ोन आने लगा। 10 सालों में पहली बार किसी का केस लेने से साफ इनकार कर दिया था। शाम 5 बजे मैं आर्ट एग्जीबिशन वाले वेन्यू पे था। बेहद करीने से लगे हुए कैनवस और रंगों को खूबसूरती से बिखेरने वाली रागिनी की ढेरों पेंटिंग्स लगी थी। आर्ट पीस के नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन भी कमाल के थे। सभी चीज़ें परफेक्ट लग रही थीं। न्यूज़ रिपोर्टर्स पेंटिंग्स की पिक्चर्स ले रहे थे और मैं भी पेंटिंग्स देखने में मशगूल था। तभी कानों में मिश्री घोलती कोई आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो रिपोर्टर्स को आंसर देती एक लड़की पे नज़र गई। सुर्ख लाल रंग का सूट पहने, गहरे काले बालों को ढीला सा क्लच किया हुआ, आंखों में वही चमक और होठों पे बेफिक्र सी मुस्कान लिए रागिनी खड़ी थी। आज भी वो मुस्कान उतनी ही संजीदा लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो फ्री हुई तो मैं उसके पास चला गया। उसके हाथों को मैंने जैसे ही स्पर्श किया वो मुड़ी और बोली, आभाष। मैं सकते में था, इतने दिनों बाद भी उसे मेरा स्पर्श याद था। मैंने कहा, हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस रागिनी। वो बिना कुछ बोले मेरे गले से लग गई और फिर अलग होते हुए बोली, यार कहाँ गायब हो गए थे, मिस्ड यू अ लॉट। मैं कुछ कहना चाहता ही था कि वो बोली, सबसे टच में थी लेकिन तुम भूल ही गए हो हम सबको। मैंने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं ऐसा नहीं है, वो जिंदगी थोड़ी बिजी हो गई थी। थोड़ी देर बाद हम उसकी आर्ट एकेडमी में बैठे थे। अपने काम के प्रति उसकी लगन देखकर मैं बेहद खुश था। तभी कॉफ़ी का एक बड़ा सा घूंट लेते हुए वो बोली, कितनी बुक्स पब्लिश करवा दी राइटर साहब। मैंने हिचकते हुए बोला, अरे वो सब कहाँ, अब तो काले कोट से ज़िंदगी चल रही है। ओ, मैंने सोचा, मुझे पता ही नहीं था। लेखक के साथ साथ कानून में भी इंटरेस्ट था तुम्हारा, वो बेफिक्री से बोली। मैं उसे बताना चाहता था कि कानून मेरा चुना हुआ नहीं था। वो तो समाज और पापा के डर के चलते मैं कुछ बोल नहीं पाया था। तभी उसकी स्टूडेंट आ गई। कैनवस के पास खड़ी हुई रागिनी बेहद धैर्यता से उसे हर एक रंग के पीछे की कहानी बता रही थी। मैं उसे दूर से ही निहार रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई और बोली, कहाँ खोए हुए हैं वकील साहब। ऐसे ही वो पहले भी कहा करती थी। मैंने उससे कहा कि कैसे इतनी धैर्यता से तुम सब कुछ संभाल लेती हो। तो वो सहज होकर बोली, रंगों से प्यार था बचपन से ही, तुम तो जानते हो, और अब इनके बिना अधूरी सी हूँ मैं। तुम्हें नहीं याद, तुम भी तो घंटों लाइंस के बीच में तालमेल बिठाने के लिए लगे रहते थे। बस वैसा ही कुछ समझ लो। बार बार पुरानी बातें और उसमें लेखक बनने की चाह रखने वाला मैं सामने आ रहा था तो दिल बेहद उदास हो गया। उस रोज़ पूरी रात यही सोचने में लगा दी थी कि कितनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने। वो खिलखिलाहट भरी हंसी न जाने कहाँ गायब हो गई थी। यही वजह थी कि शायद इतनी शानो शौकत के बाद भी मैं अकेला था। ना डायरी मेरे साथ थी और न ही मेरी रागिनी। अगले दिन मुझे कोर्ट जाने का मन न हुआ तो स्टडी में जाकर बैठ गया। लिखना छोड़ दिया था लेकिन पढ़ने का शौक कहाँ मरा था अभी। कि तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कुरियर था। मैंने कुरियर रिसीव किया और टेबल पे बेफिक्री से रखते हुए वापस स्टडी में चला गया। तभी फ़ोन रिंग करने लगा। रागिनी थी। मैंने फ़ोन रिसीव ही किया था कि चहकती हुई आवाज़ में वो बोली, कुरियर मिला? खोलकर देखा, कैसा लगा? मैंने हिचकते हुए बोला, नहीं अभी नहीं खोला, मैंने सोचा केस से रिलेटेड कुछ होगा। तभी रागिनी बोली, अब खोलो ना, आई एम वेटिंग। मैंने पैकेट खोला तो सन्न रह गया। बेहद खूबसूरत शनील के कपड़े वाली राइटर्स डायरी और मेरे फेवरेट कलर्ड पेन्स का पैकेट था। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं क्या करूँगा इसका अब? रागिनी बोली, फिर से लिखना स्टार्ट करो ना आभाष, इस बार मैं तुम्हें राइटर बनाकर ही छोड़ूंगी, और हंसने लगी। तभी मैंने उदास मन से कहा, अब कहाँ इस उम्र में, 35 बरस का मैं खुद को बुजुर्गों से कम कहाँ समझता था। तभी रागिनी बोली, किसी काम को सीखने की या शुरू करने की कोई उम्र होती है क्या? उम्र से इसका क्या ताल्लुक है?
तभी मैंने बिना किसी देरी से बोला, और लोग क्या सोचेंगे? रागिनी ने मेरा ही सुनाया हुआ पुराना मजाक दोहराते हुए कहा, लोग क्या सोचेंगे ये भी हम भी सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे आभाष? मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। कुछ देर के मौन के बाद वो बोली, लोगों के डर से कितनी बार अपनी खुशियों की बलि चढ़ाओगे? अपनी खुशी के लिए कुछ सोचना कोई अपराध नहीं होता है। उस दिन आंखों के किनारे बेहद नम मालूम दे रहे थे। मेरी झूठी हंसी के पीछे का दर्द शायद रागिनी ने बड़ी आसानी से पढ़ लिया था। तभी मैंने रुंधे हुए गले से बोला, तुम साथ दोगी मेरा? तो वो झट से बोली, हमेशा। बस इतनी सी थी ये कहानी।